गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैं शाहीन बानो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 के इतिहास विषय का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप एक महाद्वीप है और महाद्वीप से भारत में जो लोग आए तो हमारा भारतवर्ष किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। तो अब ये यूरोपीय शक्ति भारत में कैसे आई, आज इसी संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत का विदेशों से अत्यंत प्राचीन काल से ही संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियां बाहर से आने लगी, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश थे। अब भारत और यूरोप के बीच जो ये व्यापार होता था वो जल और थल के द्वारा होता था। तो ये व्यापार किन किन रास्तों से होता था उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये पहला जो व्यापारिक मार्ग है वो 3 रास्तों से होता था, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रथम मार्ग, दूसरा मार्ग और तीसरा मार्ग। प्रथम मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था और इसमें इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा व्यापार होता था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, समुद्र के द्वारा व्यापार जो होता था वो वेनिस और जिनेवा जाते थे। तीसरा जो मार्ग था वो मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए होता था। तो इस तरह से यूरोप के सभी देशों में भारत से या भारत की वस्तुओं के लिए जो वितरण किया जाता था उसका प्रमुख केंद्र था वेनिस और जिनेवा। वेनिस आपका इटली में है। इटली जो है, जो हमारा देश है यूरोप का, उसमें भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार करने के लिए बहुत सी यूरोप की शक्तियां आईं। 15वीं शताब्दी में, जैसा कि आप जानते हैं कि 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया ने तुर्कों पर अधिकार कर लिया तो अब यूरोप के सामने भारत से व्यापार करने का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। अब तुर्कों द्वारा जो है मार्ग पर कब्जा हो गया। अब यूरोप के लोग भारत से व्यापार कैसे करेंगे? इसके लिए उन लोगों ने एक नया रास्ता ढूंढा और वो है रास्ता समुद्री मार्ग की खोज। वो है रास्ता समुद्री मार्ग की खोज। समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए यूरोप के लोग भारत में आए और भारत में व्यापार करने के लिए इन लोगों ने ये सोचा कि जब हम भारत जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा वहाँ के राजाओं को कुछ ऐसे जो लालच या कुछ ऐसे सपने दिखाना होगा जिससे हमारा व्यापार अच्छी तरह से हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकें। इसके लिए इन लोगों ने जो एक रास्ता अपनाया, उसके लिए राजाओं को और रानियों को उन लोगों ने धन और धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। तो धन में हम देखते हैं कि राज की आमदनी के लिए बहुत सारा इन लोगों ने ख़जाना इकट्ठा किया। कीमती सोना चांदी इकट्ठा किया और इसके बाद से ये लोग व्यापार करने के लिए ये सारी चीज़ें, मसाले आदि चीज़ें एकत्रित करके इन लोग भारत में देने के लिए आए। धर्म के क्षेत्र में हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि यूरोप में किस धर्म को माना जाता है? यूरोप में ईसाई धर्म को माना जाता है। तो अब ये लोग सोचने लगे कि ईसाई धर्म का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है दूर दूर तक। और ध्वज के लिए हम आपको बताते हैं कि यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पे फहराएं और इससे क्या होगा कि इनके साम्राज्य ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अब उपनिवेश के बारे में हम बताते हैं आपको। उपनिवेश क्या है? जैसे आप समझ लीजिए कि शक्तिशाली देशों के द्वारा कमज़ोर देशों पे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से आधिपत्य स्थापित करना और कब्जा करने को ही हम उपनिवेश कहते हैं। यानी जिन बड़े राष्ट्रों द्वारा, जिन स्ट्रॉन्ग राष्ट्रों के द्वारा कमज़ोर देशों पे जो कब्जा कर लिया जाता है उसे ही उपनिवेश कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा भारतवर्ष है, आज़ादी से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। हम आज़ाद कब हुए आपको पता है? 1947। ठीक है, तो 1947 से पहले हमारे देश पे किसका कब्जा था? ब्रिटेन यानी अंग्रेज़ों का।
चलिए अब हम वापस देखते हैं कि यूरोप के इन राजाओं ने और इन नाविकों ने जो भी आ रहे थे व्यापार करने, ये समुद्री राज्यों से या समुद्री मार्ग से जो भी कर रहे थे यात्रा, उसका ये खर्च भी वहन कर रहे थे। और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, तो हम आपको बताते हैं। एक यंत्र था जिसका नाम था कुतुबनुमा, जिससे क्या होता था, दिशाओं का ज्ञान होता था। अब कुतुबनुमा के सहायता से रास्तों की खोज की जाती थी और बहुत लंबी समुद्री यात्राएं की जाती थी। इसी में भारत की खोज के लिए आए थे। भारत की खोज के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, स्पेन निवासी कोलंबस जो है, जिसने अमेरिका की खोज की, वो खोज करने तो भारत के आए थे, लेकिन उन्होंने खोज किया, उन्हें एक नई खोज, एक नई जगह मिली जिसका नाम था अमेरिका। अब यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे, कोलंबस। और पुर्तगाल का रहने वाला, पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा जो था, वो अपनी बहुत लंबी यात्राएं करने के बाद से वो अफ्रीका के छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट से कालीकट में पहुंचा, यानी हमारे दक्षिण भारत में। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं मानचित्र के द्वारा बच्चों। आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि किस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्या है, उत्तर भारत में हमारे कौन कौन से राज्य होते हैं और दक्षिण भारत में हमारे कौन कौन से राज्य होते हैं। तो अब हम वापस आते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने, वास्को डी गामा ने बंदरगाह पे कब्जा कर लिया और पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा है, तो अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर से पूर्वी द्वीप समूह में आने का एक नया रास्ता मिल गया और इस तरह से भारत और यूरोप के मध्य प्रारंभ हो गया व्यापार। अभी तक तो ये रास्ते की खोज कर रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे करेंगे, लेकिन समुद्री मार्ग से खोज करने के लिए जब पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा पूर्वी द्वीप समूह पे हिंद महासागर होते हुए जब पहुंच गया, तो भारत और यूरोप के मध्य व्यापार स्टार्ट हो गया, यानी प्रारंभ हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यूरोपीय व्यापार जो हो रहा था उसमें पुर्तगाली जो थे वो सबसे ज़्यादा हिंद महासागर से होते हुए उन्होंने व्यापार पे एक तरह से पूरा अपना कब्जा कर लिया था। वो क्या करते थे, सोना चांदी बहुत सारा लाते थे और हमारे देश की जो बहुत ही मशहूर चीज़ें हैं, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा या भारत के बहुत सारे मसाले, ये सारी चीज़ वो ले जाते थे और बहुत सारा मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की, हम आपको बता दें कि पुर्तगाल, चूँकि ये लोग समुद्र के रास्ते से आते थे और पुर्तगाल की जो नौसेना थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। हिंद महासागर में पुर्तगाल की नौसेना का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता था। और वास्को डी गामा के भारत आने के बाद से एक एक करके अब हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लगे। ये सारे देश कहाँ के रहे हैं, ये सारे देश यूरोप महाद्वीप के हैं। हम फिर से आपको बता रहे हैं, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत में आने लगे और फिर इस तरह से भारत में यूरोपीय व्यापारियों की एक होड़ लग गई। अब व्यापार करने के लिए धन की लंबी यात्रा, धन चाहिए इनको, लंबी यात्रा करने वाले आने के लिए इनको एक जहाज़ चाहिए और जहाज़ चलाने के लिए इनको नाविक चाहिए, यानी ये तीनों चीज़ें एक साथ व्यापार करने के लिए बहुत ही महत्व होती। तो इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारी जो थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कई व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। और हम यहाँ आपको बता दें कि जो व्यापारी कंपनी स्थापित हुई है, ये 1600 से 1670 ईस्वी तक, 1600 से 1670 ईस्वी तक व्यापारिक कंपनी। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्यापारिक कंपनी क्या है। आप पूछेंगे व्यापारिक कंपनी का क्या अर्थ है, व्यापार, तो हम आपको बताते हैं कि जब व्यापार जो किया जाता है उसमें कई लोगों की हिस्सेदारी होती है। सभी हिस्सेदार व्यापार आपस में करते हैं, अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं, अपने अपने पैसे लगाते हैं और लगाई हुई पूंजी के हिसाब से जो इन्हें मुनाफा मिलता है उसको ये आपस में बांट लेते हैं। तो इस तरह से ये व्यापारिक कंपनियां हुई। अब ये कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियां हुई उनके बारे में अलग अलग हम आपको बताते हैं। हॉलैंड की जो कंपनी है उसका नाम याद करिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस में जो बनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस तरह से ये कंपनियां पैसा इकट्ठा करती थी और व्यापार करती थी।
तो अब यहाँ पे एक दूसरा आपको क्वेश्चन हम बताते हैं कि आपको भारत में सबसे पहले जो व्यापार करने आए वो पुर्तगाली आए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पुर्तगाली हिंद महासागर से पूर्वी द्वीप समूह में आ गए। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन देंगे कि सबसे पहले भारत में किसने व्यापार किया, तो आप क्या कहेंगी? पुर्तगाली। इन लोगों ने पश्चिमी समुद्र तट पे गोवा, दमन, दीव आदि पे अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। और इन जो कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां, इन व्यापारिक केंद्र जो भी इन लोगों ने बनाया था उसको ये लोग क्या कहते थे? कोठी। कोठी यानी फैक्ट्री, फैक्ट्री या कोठी कहते थे। और फैक्ट्री शब्द का प्रयोग ये इसलिए करते थे कि जो भी व्यापारिक केंद्र था उसकी ये कार्यालय था। और फैक्टर का अर्थ होता है एजेंट, यानी कंपनी की ओर से जो भी काम करते थे वो एजेंट कहलाते थे। जिस कोठी में रह के ये लोग काम करते थे वो कोठी फैक्ट्री कहलाती थी, और ये व्यापारी जो व्यापार करते थे ये एजेंट कहलाते थे। और इनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था की जाती थी। इन किलों की सुरक्षा के लिए जहाँ पे ये लोग रहते थे, यूरोपीय व्यापारी ने वहाँ पे बहुत से सैनिक तैनात किए थे। तो इस तरह से ये फैक्ट्री बनी। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन हम आपसे पुट कर सकते हैं कि कोठी क्या है या फैक्ट्री क्या है, आप इसके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो आप इसके बारे में यही बताएंगी कि किस तरह से फैक्ट्री में लोग रहते थे और उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक भी रहते थे। अब हम देखते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसने हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी भी जल के रास्ते से भारत में आने लगे वास्को डी गामा आने के बाद से। और लेकिन फिर भी कोई नौसेना अभी तक तैयार नहीं हुई थी। हॉलैंड के जो निवासी थे वो जो डच कहलाते थे, उन्होंने कालीकट, कोचीन, कनागापट्टिनम और चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र बनाए। और अंग्रेज़ों ने अपने को केवल समुद्र तक ही सीमित नहीं रखा था। अंग्रेज़ जो है वो सूरत में भी, कैम्बे में भी, अहमदाबाद में भी, आगरा में भी, बड़ौच में भी, कासिमपट्टना और कासिम बाज़ार में व्यापारिक केंद्र बनाए। यानी अंग्रेज़ जो थे वो समुद्र तक तो बनाया ही उन लोगों ने, और सूरत, अहमदाबाद तक भी उन लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। फ्रांसीसियों ने भी बनाए, चंद्रनगर, पांडिचेरी, माही आदि स्थानों में अपने व्यापार के केंद्र बनाए। तो अब हम ये देखते हैं कि यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार करने के लिए एक होड़ लगे। उनकी कोशिश रहती थी कि वो कैसे कम से कम कीमत पे व्यापार करें और सामान लाएं। तो इसके लिए क्या करते थे कि ये चाहते थे कि सामान जो है हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, हमें बहुत मुनाफा हो। तो ये लोग जो है अपने व्यापारियों को, यूरोप के व्यापारी जो भी इनके पास थे, जो कोठी में रहते थे, इसको जो एजेंट थे, इनको ये गांव-गांव में भेजने लगे और कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते थे ताकि इन्हें सस्ता माल मिल सके। और पुर्तगाली नौसेना में किलों की बहुत ज़्यादा ताकत थी और कुछ दिनों के बाद से भारत व्यापार भी, लेकिन इस तरह से जो सभी थे, लेकिन कोई भी नौसेना न होने के कारण भारत व्यापार करने का किसी भी एक कंपनी का पूरी तरह अधिकार नहीं हो पाया। तो अब हम देखेंगे कि ये जो व्यापार नहीं हो पाया तो विदेशी कंपनियां जो थीं वो व्यापार करने के लिए उन लोगों ने क्या किया फिर। अब कुछ तो उन लोगों ने सोचा कि हम व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए क्या करें। तो उन लोगों ने जो भी किया उसको जैसा कि हम कह सकते हैं कि व्यापार में लाभ के लिए उन लोगों ने साम, दाम और दंड व भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने अपने अपने दूत भेजे, जो भारत के बादशाह थे, जो राजा थे, उनके पास अपने दूत भेजे और कहा कि हमें भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त दीजिए। और इसके लिए वो सामान भी भेजते थे, अनुमति के लिए वो खुशामद भी करते थे, और इस तरह से उन्हें अधिकार पत्र यानी फरमान मिल गया। और इन लोगों ने चाहा कि दूत को ने कुछ करों में हमें छूट भी मिले, इसके बदले वो बादशाह और राजाओं को वो लोग बहुत सारी चीज़ें देते थे। यहाँ पे हम आपको एक बताएं, मुग़ल बादशाह था जहांगीर, जिसके दरबार में बहुत ही शान शौकत थी। तो मुग़ल बादशाह दरबार की शान शौकत जब
एक हमारे सर थॉमस रो ने देखा, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा कि सस्ती और ख़राब चीज़ मुग़ल बादशाह को नहीं दिया जाए, और इस तरह से इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली एक बग्घी थी वो हमारे मुग़ल बादशाह जहांगीर को दिया गया। इससे जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। राजाओं को ये भी थी आशा कि अगर हम उनके राज का ख़जाना जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो करों में छूट देने से भी उन्हें राज में ज़्यादा व्यापार मिलेगा, उनका राज खूब अच्छा आगे बढ़ेगा, अधिक से अधिक उन्हें फ़ायदा होगा, अधिक से अधिक कर मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने अपने इन सारे यूरोपीय व्यापारियों को व्यापार करने की उन लोगों ने छूट दे दी। हिंदुस्तान के राजाओं में उसके पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरी सेना नहीं कर सकती थी, और हिंदुस्तान के जहाज़ों को भी पुर्तगाली के ख़तरे की सुरक्षा की ज़रूरत थी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी स्थिति का फ़ायदा उठा के यूरोप के व्यापारी हिंदुस्तान में व्यापार में खूब लाभ उन्होंने कमाया, और उनको टैक्स में भी छूट मिली, ज़मीन भी ख़रीदा, अपने गोदाम बनाए, अपने घर बनाए, अपने बंदरगाह बनाए, और अनेक अपने अपने किले बनाए। तो इन व्यापारियों ने भारत में पूरी तरह अपनी कोशिश में कामयाब रहे और काफ़ी फ़ायदा उठाया। तो ये तो हमने यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में कैसे आगमन हुआ, और कैसे ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन लोगों ने भारत से किस तरह का व्यापार किया। और अब हम इसी सिलसिले में कुछ आपको क्वेश्चन देंगे जो आप अपने होमवर्क कॉपी में लिख लेंगी, और इस तरह आपका पाठ ये समाप्त होता है। थैंक यू।